अच्छा, हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ रहे थे, ठीक है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो भी कंसेप्ट है वो लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वहां पर जितना भी प्रोसेस था। अरे, अच्छा, ये देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो भी प्रोसीड्योर था कि किस तरह से हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम्स कर सकते हैं वो किया था। तो एक बार याद दिला देते, स्टेप 1 में हमें शॉर्ट सेल जो है वो काउंट करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में स्टेप 1 में हम लोग शॉर्ट सेल निकालते थे, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या क्या नया टर्म पता चला था। एक तो शॉर्ट सेल, एक ट्रेंड अगर नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करना है, सेकंड ये था। थर्ड, हम लोग जीपी रेशियो नया सीखे थे, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करती है। उसके बाद स्टेप 3 में एडिशनल एक्सपेंस क्लेम जो होता है, उसमें कैसे हमें एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, कौन सा वाला क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, उसमें 3 पॉइंट हमें लेना पड़ता है। और उसमें जो सबसे कम वैल्यूएबल वाला पॉइंट आएगा वो हमें एडिशनल एक्सपेंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। उसके बाद टोटल लॉस कैलकुलेट करो, फिर क्लेम कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉस, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल ये सब क्या होता है। स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल, एक बार टर्म्स याद दिला देते हैं। एक्चुअल सेल्स मतलब फायर ऑकर होने के बाद जो सेल हुआ है कंपनी ने, एडिशनल एक्सपेंस वगैरह करके जो सेल किया है, दैट इज एक्चुअल सेल्स। और स्टैंडर्ड सेल मतलब प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड का जो सेल होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे। और इसे कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कितना शॉर्ट सेल हुआ है। तो इसमें ट्रेंड ऐड किया जाता है, क्योंकि हर बार कंपनी का एक ग्रोथ तो होता ही है बिजनेस में, ठीक है। तो अब वो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ट्रेंड हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्वेश्चन 16 तक किया था, ठीक है। क्वेश्चन 16 तक किया हुआ है। आज हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, एक्स लिमिटेड हैज इंश्योर्ड इटसेल्फ अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 3,63,000। मतलब यहाँ पर फर्स्ट लाइन में यही बता रहा है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी वैल्यू लिया गया है वो 3,63,000 का लिया गया है। द इंडिमनिटी पीरियड अंडर द पॉलिसी, जैसे कि मैंने कहा था इंडिमनिटी पीरियड क्या होता है, 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। और एक डिसलोकेशन पीरियड होता है। डिसलोकेशन मतलब जितने दिन तक बिजनेस बंद था, दैट इज डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। अच्छा, इंडिमनिटी पीरियड अंडर द पॉलिसी 6 मंथ्स। ऑन 1 September 1998 a fire occurred in the factory of X Limited and the normal business was affected up to 1 March 1999, ठीक है। अच्छा, अब देखो कब फायर ऑकर हुआ है, 1 सितंबर। तब से लेके मार्च तक, मार्च 1 तारीख तक बिजनेस अफेक्टेड था। तो कितना दिन था, सितंबर पूरा, क्योंकि 1 तारीख से है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 6 मंथ्स, ठीक है। यानी डिसलोकेशन भी 6 मंथ्स है, इंडिमनिटी भी 6 मंथ्स है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March सॉरी 1998। अच्छा, 1998 31 मार्च का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेल्स का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स फॉर टर्नओवर आर फर्निश्ड। तो टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर 22 लाख, ठीक है। हम लोग एक एक चीज पढ़ के उसे नोट डाउन कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को नोट डाउन कर लेंगे। ये वाला पेज बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 17। फर्स्ट तो यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है 1 सितंबर 1998 में फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। ये डेट हम लोगों ने देख लिया। और 1 मार्च 1999 तक बिजनेस जो है वो डिसलोकेटेड हालत में था। देखो ये क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में ही बताया है।
गुड मॉर्निंग रौनक। गुड मॉर्निंग रौनक। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। देखो, तो अब पॉलिसी वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में, अब पॉलिसी वैल्यू के बारे में भी बताया। चलो पॉलिसी वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 3,63,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एक तो 1 सितंबर से लेके 1 मार्च तक बिजनेस डिसलोकेटेड था, वो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया। अब पूरे 31 मार्च का सेल बताया गया है, 31 मार्च 1998 तक का 20 लाख। 31 मार्च 1998, तो मार्च के पहले, मतलब ये सितंबर के पहले मार्च आना चाहिए, मार्च पहले आ जाएगा। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? अगर मार्च 31 मार्च 1998 में एंड है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 19, ईयर क्या होना चाहिए बताओ? 97। 97, करेक्ट, 97 होना चाहिए। अच्छा, इस पीरियड का हमें सेल बता दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, यही सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सारा लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो 20 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो फिक्स चार्जेस है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आता है, दैट इज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड 20,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये 20,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेट प्रॉफिट 1,20,000, मतलब इस साल का, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट है 1,20,000। अच्छा, यहां तक तो लिख लिया हम लोगों ने। आगे देखो, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर यानी सेल का दिया हुआ है। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुआ है, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। फायर कब हुआ है? 1/9/1998 को। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स लेना है, लेकिन ईयर एंड कब होगा? 12 मंथ्स मतलब एक साल। एक साल एंड कब होगा? जिस दिन फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। तो फायर ऑकर हुआ है, उससे लेके अगर हमें 12 मंथ्स में जाना है बैक में, तो मुझे बताओ ये दिन बोल रहे हैं कि एंड है 12 मंथ्स का। देखो ना, लैंग्वेज देखो, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का एक टर्नओवर बता रहा है। एंडिंग, एंड कब हो रहा है? ऑन द डेट ऑफ फायर। तो फिर स्टार्टिंग कहां पर होगा? ये अगर यहाँ पर मान लो ड्रॉ के हिसाब से मैंने ये स्टार्टिंग टाइम लगा दिया, डेट मतलब डेट बताओ। ये तो मैंने ड्रॉ के हिसाब से किया, तुम लोग डेट बताओ कि अगर ये 1/9/1998 को एंड है तो स्टार्ट कब होगा? जैसे जैन टू दिसंबर होता है, तो फिर ये सितंबर में एंड है, तो कहां से कहां तक होना चाहिए? एक साल मतलब जैन टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, तो इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए? 31st 10। 30th होगा शायद। हाँ 30 अगस्त 2017। हाँ, ये हो गया। मतलब बेसिकली इसको हाँ, इसको तुम लोग 19 भी लिखोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19/1997 एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब जब बिजनेस में इंटरप्शन कब हुआ होगा? जब फायर ऑकर हुआ उसके बाद का पीरियड इंटरप्टेड पीरियड है। इंटरप्टेड पीरियड का सेल है 2,25,000। बताओ ये कहां पर होना चाहिए? 2,25,000 इंटरप्टेड पीरियड का सेल है, तो इंटरप्टेड पीरियड ये वाला होना चाहिए 1998 से लेके 13/1999। तो 2,25,000। देखो हर जगह में ना लैंग्वेज चेंजेस है, ठीक है, तो वो चेंज हमें ध्यान में देखना है। अगर हम लोग को कंसेप्ट समझ में आता है, तब हम लोग कैसा भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आए, हम लोग लैंग्वेज को अगर मतलब समझ पाएंगे कि कौन सा क्या पोर्शन होता है, तभी तुम लोग कर पाओगे इस तरह का सम्स। तो देखो यहाँ पर बोला है 2,25,000 इंटरप्शन पीरियड का है। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1997 से लेके 13/1998, 19/1997, तो 19/1997 मतलब यही वाला 30 अक्टूबर, मतलब 19/1997, ठीक है। मतलब 1 सितंबर 97 से लेके 1 मार्च 1998, 1 मार्च 1998, मतलब ये वाला, ये तो 31 मार्च है। 1 मार्च मतलब इसके आगे होना चाहिए 1 मार्च 1998। अब ऐसा क्यों दिया?
क्योंकि स्टैंडर्ड सेल के साथ कंपेयर होना चाहिए ना, जैसे एक्चुअल सेल का जो पीरियड होगा सेम डेटा हमें इधर मिलना चाहिए, बस ईयर अलग होगा। 98 टू 99 सितंबर टू मार्च और 97 टू 98 सितंबर टू मार्च। ठीक है, इस पीरियड का सेल बताया है, देखो 7,50,000 ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंडिमनिटी पीरियड। इंडिमनिटी पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग ये इंडिमनिटी पीरियड का सेल है। तो यहाँ पर जो सेल है वो है 7,50,000, हाँ 7,50,000। तो यहाँ पर हम एक काम करते, सिमिलर ऐसे कर देते, ये वाला जो है ये वाला भी वही है, ये भी सेम वही है, बस ये प्रीवियस, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का, यानी ये हो गया एक्चुअल सेल्स का डेटा और ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बोला है कि देयर वाज ए सेविंग्स ऑफ 15,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिमनिटी। तो सेविंग्स इन स्टैंडर्ड चार्जेस, ये देखो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 15,000। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पॉइंट बी में क्या बोला है, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड वाज 1 लाख। बता रहा है कि 1 लाख का टर्नओवर, टर्नओवर यानी सेल, ठीक है, तो रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 1 लाख का सेल रिड्यूस होने से रोक पाया है। दैट इज, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेंडिचर एडिशनल एक्सपेंस किया है, द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव बीन ओनली 1,25,000। ये पॉइंट को देखो समझना है हमें, यहाँ पर बोला है, पहले ये लास्ट वाला लाइन पढ़ सकते हैं हम लोग, द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव ओनली 1,25,000। ये बताया जा रहा है कि जो टर्नओवर है वो फायर के बाद हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 होता, ठीक है, लेकिन 1,25,000 नहीं है। अगर तुम लोग एक बार मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो तो तुम लोग मुझे बताओ कि आग लगने के बाद सेल कितना हुआ है, आग लगने के बाद सेल कितना हुआ, 2,25,000। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 1,25,000 हो सकता था, बट फॉर द एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर किया गया है, इस वजह से वो सेल कितना कम होने से बच गया, 1 लाख, यानी कितना हुआ है 2,25,000। इस लाइन का मतलब है कि एक्चुअली सेल 2,25,000 हुआ है, लेकिन ये सेल सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 होता अगर हम लोग कोई एडिशनल एक्सपेंस यानी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, तो हमारा सेल 1 लाख कम हो जाता, जो कि 1 लाख कम नहीं हुआ। ठीक है, 1 लाख कम नहीं हुआ, इसीलिए तो 2,25,000 हुआ है। लेकिन अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो सिर्फ 1,25,000 होता, ये 1 लाख पॉसिबल नहीं था। इस लाइन का मतलब ये बोला गया है कि रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड बोला है 1 लाख, ठीक है, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव बीन ओनली 1,25,000। ये बताए, ये पॉइंट कहाँ काम आएगा, तुम लोग आगे जब करोगे तो देखना कि ये कहाँ पर काम आने वाला है। स्पेशल clause in the policy stipulates that owing to the reasons acceptable to the insurer under the special circumstances the following increases are to be made। तो एक स्पेशल क्लॉज है इस पॉलिसी में जहां पर बोला गया है कि owing to the reasons acceptable to the insurance under the special circumstances the following increases are to be made। अच्छा, क्या क्या चीज मान लिया इन लोगों ने, increases of turnover standard and annual by 10%। अच्छा, तो टर्नओवर जो है वो 10%, मतलब ट्रेंड 10% इंक्रीजिंग है, ट्रेंड 10% इंक्रीजिंग है, तो ट्रेंड 10% इंक्रीजिंग है, ये माना है इंश्योरेंस कंपनी ने। इंक्रीज इन जीपी बाय 2% फ्रॉम प्रीवियस ईयर लेवल, प्रीवियस ईयर से जीपी भी ये लोग मान रहा है कि 2% इंक्रीज पे था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स लिमिटेड आस्क यू टू कंप्यूट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ऑल कैलकुलेशन शुड बी मेड टू द नियरेस्ट रूपी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करेंगे। तो इसमें हमारा स्टेप 1 होता है, हम लोग चेक करेंगे कि कितना हमारा सेल अफेक्टेड हुआ है, यानी शॉर्ट सेल। तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, जी ट्रेंड तो किया हुआ ही है यहाँ पर, तो ट्रेंड कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, तो उसमें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले लेना पड़ता है स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि शॉर्ट सेल पता करना है
तो ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का सेल कितना था। प्रीवियस ईयर का सेल कितना था? 7,50,000। 7,50,000। इसमें ट्रेंड ऐड करना है क्योंकि ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग है। कितना? 10%। तो 75,000 हो जाएगा और इतना होना चाहिए था। इसका मतलब अगर यहीं पर टोटल कर ले तो इसका मतलब ये आता है कि 8,25,000 का सेल होना चाहिए था, बट एक्चुअली इतना नहीं हुआ है। एक्चुअल सेल्स जो है वो है 2,25,000। 2,25,000। तो शॉर्ट सेल हमारा 6 लाख आ रहा है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सेल। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सेल। अच्छा, शॉर्ट सेल कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कौन सा पॉइंट? देखो, स्टेप 1 में था शॉर्ट सेल, फिर जीपी रेशियो कैलकुलेट करके एडिशनल एक्सपेंस क्लेम कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखो, शॉर्ट सेल के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया, फिर जीपी रेशियो करो, उसके बाद एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। तो ये वाला स्लाइड तो खत्म हो गया। अच्छा, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। अच्छा, इसमें पॉइंट 1 में आ जाता है एडिशनल एक्सपेंस, पॉइंट 2 में आएगा एक्चुअल एक्सपेंस या फिर एडिशनल एक्सपेंस, एक ही बात है, इनटू एएटी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय एटी इंटू जीपी रेशियो, एटी इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये कैलकुलेट करना है। और एकदम लास्ट पॉइंट में लिख देते हैं रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। ये ऐसे नहीं कि तुम लोग को ये तीनों ऐसे ही लिखना है, आगे पीछे लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। अच्छा, तो जीपी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यही तो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूले में। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 1,20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 20 लाख। नेट प्रॉफिट हो गया 1,20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। कितना आ रहा है देखो, 1,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। कितना परसेंट आ गया? 18%। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जीपी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इंक्रीज बाय 2%। तो यहाँ पर 2% ऐड कर देंगे तो जीपी हो जाएगा 20%। अगर इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर जीपी इंक्रीजिंग है तो हमें इंक्रीजिंग लेना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, हमें देखना पड़ेगा कि एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है। अच्छा, यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस मैंने नोट डाउन नहीं किया है क्या? अच्छा, चलो देख लेते हैं एडिशनल एक्सपेंस कितना है। ये देखो, एक्स लिमिटेड स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अच्छा, ये लाइन मैंने छोड़ दिया शायद। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब बिजनेस को अगर रन करवाना है तो 40,000 और भी खर्चा करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंडिमनिटी पीरियड। मतलब जब बिजनेस सही हालत में नहीं था तो इन लोगों ने 40,000 एक्सपेंसेस किया है। इंडिमनिटी पीरियड मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 6 महीना देती है कि अपना बिजनेस को फिर से ठीक करो। अब हमारा अगर 6 से ज्यादा लगता है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स है कि इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इंडिमनिटी पीरियड 6 महीना लेती है। ठीक है, और हमारा डिसलोकेशन उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी 6 मंथ्स देगी। ठीक है, बाकी हमारा 6 मंथ से ज्यादा लगेगा वो हम लोग का प्रॉब्लम है। तो ये 40,000 एडिशनल एक्सपेंसेस किया हुआ है। ठीक है, तो 40,000 पहले यहाँ पर
फर्स्ट डेटा 40,000 आ गया। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंस 40,000, AAT कैलकुलेट करना है इनटू जीपी रेशियो 20% आया है, डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, ये देखो 20,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। AAT कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, AAT कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। AAT मतलब क्या होता है? एनुअल टर्नओवर, लेकिन कौन सा? जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स का सेल को हम लोग बोलेंगे AT, और उसमें अगर ट्रेंड लग जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे AAT, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कहाँ ऐड करना है वो भी मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर के सेल के ऊपर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि AT यहाँ पर कितना है? AT कितना है? ये ऐसे देखेंगे तो AT मिल जाएगा ना। AT कितना है? यहाँ पर कुछ अमाउंट बताया था, चेक करते हैं। हाँ बताया था, 12 मंथ्स एंड द डेट ऑफ फायर 22 लाख, ये लोगों ने डायरेक्ट बता दिया, ये देखो 22 लाख। अच्छा, अब AT अगर 22 लाख है तो बता सकते हो AAT कितना होगा? किस पे ट्रेंड लगेगा कैसे समझे? किस पे ट्रेंड लगेगा कैसे समझे? क्योंकि यहाँ पर तो हमें अलग से दिया हुआ नहीं है। हमें देखो यहाँ से यहाँ तक का एक सेल दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 1 मंथ का सेल हमें नहीं पता, और यहाँ से यहाँ तक का भी सेल हमें नहीं पता, ये भी मिसिंग है। ये देखो हर एक क्वेश्चन ना अलग अलग है। देखो ये मिसिंग पोर्शन है, यहाँ पर ये एक महीना मिसिंग है, मार्च से लेके 31 मार्च तक, ये वाला पता है, ठीक है। तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है। लेकिन हमें टोटल 22 लाख बताया है, और जैसे कि मैंने तुम लोग को समझाया था कि प्रीवियस ईयर पे हमेशा ट्रेंड लगना चाहिए, तो 7,50,000 पे लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क को कैसे निकाले? क्योंकि 7,50,000 तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये पूरा 20 लाख है, लेकिन ये वाला तो हमें नहीं पता। अगर ये पता होता तो हम लोग ऑब्वियसली ये वाला निकाल लेते, तो ये वाला तो हम लोग नहीं निकाल सकेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये देखो ये तो पूरा 20 लाख है, मुझे अगर ट्रेंड लगाना ही है तो इस पोर्शन पे लगाना चाहिए जो प्रीवियस ईयर का होता है। तो 7,50,000 पे तो अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ का ये जो मिसिंग है, यहाँ का जो मिसिंग फिगर है, ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 20 लाख तो दिया हुआ है, बट यहाँ पर कहाँ वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ का दिया हुआ तो रहता तो ये और ये प्लस कर देते, -20 लाख करते तो ये फाइंड आउट हो जाता, बट ये तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो हम लोग ट्रेंड कैसे अप्लाई करें? फिर यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है, कुछ तो एक होने से तब तो हम लोग निकाल पाते। अगर यहाँ का वैल्यू दिया हुआ रहता तो ये दोनों का ऐड करके 22 लाख से माइनस करने से भी ये पता चल जाता। तो जब हम लोग ऐसा सिचुएशन हो जहां पर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वहां पर पूरा का पूरा टर्नओवर पे हम लोग ट्रेंड ऐड करेंगे, वहां पूरा का पूरा टर्नओवर पे हम लोगों को ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा। तो एनुअल टर्नओवर हो गया 22 लाख, एनुअल टर्नओवर हो गया 22 लाख, प्लस करेंगे ट्रेंड। ट्रेंड इंक्रीजिंग है इसीलिए मैंने प्लस कर दिया 10%, तो 2,20,000, तो ये हो जाएगा 24,20,000। AAT 24,20,000, 24,20,000, 24,20,000। अब इसे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 40,000 इंटू 24,20,000 इंटू 20%, इसको मेमोरी प्लस कर लो, 24,20,000 इंटू 20% प्लस 20,000। अच्छा ये नीचे पहले करना चाहिए था। अच्छा ये आ रहा है 50430, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा कितना आ रहा है? 20,000 मेमोरी प्लस 40,000 इंटू 24,20,000 इंटू 20%, 19,36,000 डिवाइडेड बाई 54 और 30। अच्छा ये हो रहा है 38413 अप्रोक्सीमेशन पे, ठीक है। 38413, 38413,
रुपीज, ये भी रुपीज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना होगा। जीपी रेशियो तो 20% पता है, क्योंकि एक नोट अगर तुम लोग को याद है तो देख सकते हो कि मैंने लिखवाया था कि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड अगर हमें क्वेश्चन में ना पता चले तो जो एक्चुअल सेल्स है उसे हम लोग रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मान लेते हैं। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये नोट मैंने लिखवाया था। और यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ अलग पॉइंट दिया हुआ था। इफ, ये देखो, इफ एडजस्टेड सॉरी एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कांट बी आइडेंटिफाइड, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करने के वजह से सेल कितना हुआ वो अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, देन एज्यूम एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड एज एडिशनल सेल्स। तो एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब ही था कि वो वाला सेल जो एडिशनल एक्सपेंस करने के लिए रिड्यूस नहीं हुआ वो सेल लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया है तो हम लोग एक्चुअल सेल्स को ही मान लेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एक्चुअल सेल्स को ही माना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं था कि एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से हमारा सेल जो है वो कितना रिड्यूस होने से बच गया। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद कुछ तो इंफॉर्मेशन है, तो तुम लोग बताओ कि कितना होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को ये पॉइंट समझाया भी था, ये देखो। तो तुम लोग यहाँ 1 लाख 1 लाख, करेक्ट, 1 लाख होना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि 1,25,000 का सेल ऐसे ही होता, लेकिन हम लोगों ने 40,000 का जो खर्चा किया ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये देखो एडिशनल एक्सपेंस, अभी तो हम लोगों ने सम्स एडिशनल एक्सपेंस लेके किया ना, तो 40,000 खर्चा करने के वजह से हमारा 1 लाख का सेल हुआ है। अगर ये नहीं करते तो 1 लाख का सेल नहीं होता, सिर्फ 1,25,000 होता। तो हमारा सेल जो है वो रिड्यूस कितना हो जाता, 1 लाख से, तो कितना बच गया रिड्यूस होने से, 1 लाख। तो 1 लाख लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है तो स्पेसिफिकली हमें उस डेटा को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लाख हो गया। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 20% 20,000। अच्छा, अब ये तीनों में से लोअर कौन सा है, एक 20,000 आया, एक 40,000 और ये वाला 38 ऐसा कुछ आ रहा है, तो लोअर विल बी 20,000। तो सबसे कम कौन सा डेटा आ गया, 20,000, तो यही हमें लेना है। अच्छा, अब स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, ये कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, क्योंकि यहाँ पर लॉस हमारा प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा, शॉर्ट सेल कितना आया था, 6 लाख। 6 लाख इंटू 20%, 1,20,000 प्लस यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, जितना क्लेम हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का एक्चुअली हम लोग अपना टोटल लॉस बता रहे, तो बोल रहे कि प्रॉफिट इतना हमारा चला गया, और ये जो 20,000 है ये 20,000 का हमें क्लेम मिलेगा, क्योंकि जो पैटर्न है उस हिसाब से 20,000 आया हुआ है, तो 20,000 का हम लोग क्लेम कर सकते हैं। लेस करना पड़ेगा सेविंग्स अगर कुछ हुआ है इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो फिक्स्ड खर्चे का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा के रखा था उस वजह से अगर हमारा कुछ सेविंग्स हुआ है तो वो चीज हमें माइनस कर लेना है, ठीक है, उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये देखो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 15,000, 15,000, तो कितना आ जाएगा 15 और ये 20 प्लस 5, तो ये हो गया 1,25,000। ये हो गया टोटल लॉस, टोटल लॉस। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अमाउंट, क्लेम अमाउंट हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू जो है 3,63,000 था, पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो 20% है, ये याद है। AAT कितना आया था, AAT आया है 24,20,000। अच्छा, यहीं पर था 24,20,000, 24,20,000। अच्छा, कितना आएगा देखो, 3,63,000 इंटू
1,25,000 divided by 24,20,000 divided by 20%, तो 93,750 93,750 ये इतना क्लेम हो सकता है। 1,25,000 का लॉस हुआ है, क्लेम होगा 93,750। तो इसमें ये वाला पॉइंट अलग था, ये ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम लोग को जहां पर ऐसा कुछ पॉइंट दिया हुआ। तो ये भी एक बार तुम लोग देख सकते हो, ध्यान से इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो तुम लोग फिर एक्चुअल सेल्स को ही अगर रिडक्शन की जगह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन है तो फिर हम लोग एक्यूरेट डेटा के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है। ए फायर ऑकर्ड ऑन 1/2/1990 in the premises of Unfortunate Limited and business was partially disorganized up to 30th June 1990। तो पहले ये लिख लेते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 18। फायर ऑकर हुआ है 1/2/1990 और डिसऑर्गेनाइज्ड था, पार्शियली डिसऑर्गेनाइज्ड था 30 जून 1990 तक। यहां तक बिजनेस डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1/2/90 टू 30 जून 90 75,000। अच्छा, इस पीरियड का खर्चा है 75,000। सेल है, सॉरी खर्चा नहीं। टर्नओवर फ्रॉम 1/2/89 से लेके 30 जून 89 तक, मतलब प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड बोल रहा है। देखो 1/2/89 से लेके 30 जून 89 तक का बता दिया है। कितना? 2,10,000। ये हो गया 2,10,000। अच्छा, उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1/2/89 से लेके 31 ऑफ जैन 90 4,50,000। 31 ऑफ जैन, तो 31 ऑफ, ये तो 1/2 है तो यहाँ पर ले लेते 31 ऑफ जैन 1990 यहाँ तक का। अच्छा 1990 बोला है, हाँ ठीक ही दिया है मैंने। 4,50,000 यहाँ तक का है, 4,50,000। यहाँ से यहाँ तक का सेल है 4,50,000, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। अच्छा, उसके बाद नेट प्रॉफिट 70,000 लास्ट ईयर का। नेट प्रॉफिट 70,000, ये लास्ट ईयर नहीं भी बताए तो लास्ट ईयर का है, तभी तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाया है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। अच्छा, उसके बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000। अच्छा, टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,20,000। टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का ये कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसे एक बार नोट देख लेते, ईयर एंड कब हो रहा है इन लोगों का। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस मिला है 6,700। एडिशनल एक्सपेंस 6,700। अच्छा, उसके बाद विच रिड्यूसेस द लॉस इन टर्नओवर, मतलब अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो लॉस और भी ज्यादा हो सकता था, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है, तभी हम लोग उसे ऐड करते हैं। देयर वाज आल्सो ए सेविंग्स ड्यूरिंग इंडिमनिटी पीरियड 2,450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,450। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1,24,200। अच्छा, 1,24,200 पॉलिसी वैल्यू 1,24,200। अच्छा, इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ्स, तो वो 6 मंथ्स ही होता है। यहाँ पर कितना टाइम लगा है देख लो, फेब मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पर 5 मंथ्स ही लगा है, ठीक है। और इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ्स, क्योंकि वही मैक्सिमम होता है। देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड since the date of the last annual account, and it have been agreed that an adjustment of 15% to be made in respect of the upward trend। तो ट्रेंड है बिजनेस में, ट्रेंड 15% अपवर्ड, 15% ही था शायद, 15%, हाँ अपवर्ड कंप्यूट करना है क्लेम। अच्छा,
यहाँ पर सारा चीज हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया, बस एक चीज नहीं किया, लास्ट ईयर का टर्नओवर है 4,20,000, ये हम लोगों ने अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया है। तो लास्ट ईयर कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा ये देखना पड़ेगा। ईयर तो कुछ नहीं बताया है, तो अगर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लास्ट ईयर, तो इसका एंड कहाँ पर होना चाहिए? टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये तो अलग से कुछ बताया नहीं है। ठीक है, हम लोग और एक टर्नओवर भी देख लेते हैं, यहाँ पर एक टर्नओवर होना चाहिए, इसे एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। हमें एटी के लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए? जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में हमें 12 मंथ तक जाना है। यहाँ पर जो सेल होगा इसे हम लोग 80 बोलेंगे, तो 80 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने नहीं किया है। और 4,20,000 जो है उसका प्लॉट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर ना स्पेसिफिकली टाइम नहीं बताया कि जैन से दिसंबर है या मार्च टू अप्रैल है। ठीक है, तो ये प्लॉट नहीं कर रहे। प्रीवियस ईयर का सेल 4,20,000 है, ये याद रख के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सेल 4,20,000, बाकी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इसका डेट कुछ नहीं दिया है, जैन टू दिसंबर या फिर मार्च टू अप्रैल नहीं दिया है, तो बस ये याद रख के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? शॉर्ट सेल। तो बताओ शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करें? पहले स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल बताओ, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल कितना है? अब तुम लोग बताओ, एक क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने, याद हो गया तुम लोग को, फिर से एक बार स्टैंडर्ड सेल सेम पीरियड देखना है ना। नहीं 4,50,000 तो नहीं, सेम पीरियड देखो, ये क्या है? फेब टू जून, यहाँ पर भी फेब टू जून ढूंढो, कौन सा टाइम है? 2,20,000 2,10,000, हाँ 2,10,000, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अच्छा 2,10,000, अब यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेंड बता दिया है, वो भी अपवर्ड है सारा, ये चीज हमें दिया हुआ है डेटा। तो 2,10,000 पे 15% लगा लो, ये हो गया 31,500, 31,500। अच्छा प्लस इक्वल टू 2,41,500, ये सेल होना चाहिए था बट एक्चुअली में कम ही हुआ होगा, पॉसिबल ही नहीं है ज्यादा होना। एक्चुअल सेल्स है 75,000 माइनस 75, तो शॉर्ट सेल पता चल गया 1,66,500, ये हो गया शॉर्ट सेल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं एक बार जीपी रेशियो और एएटी, ताकि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कर पाए। जीपी रेशियो में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यही वाला होता है इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मूला। तो नेट प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अलग से लिख भी लिया है, 70,000 नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 56,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 56,000। अच्छा सेल्स इन प्रीवियस ईयर कौन सा अमाउंट होगा बताओ? अभी जो मैंने कहा कि वो प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये टाइम नहीं पता चल रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर 4,20,000 ये लिख के रख, हाँ 4,20,000, बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 70,000 56,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100, 30% हो गया जीपी। अच्छा अब हम लोग एटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एटी मतलब हमें पहले एनुअल टर्नओवर लेना चाहिए, फिर उस पर ट्रेंड ऐड करना चाहिए। तो एनुअल टर्नओवर मतलब जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में हमें देखना है कि कितना टाइम हो रहा है, जितना हो रहा है 12 मंथ्स वहां तक का हमें सेल लेना है। तो बताओ कितना हो जाएगा एनुअल टर्नओवर? अच्छा एक चीज तुम, हाँ बताओ सही बता रहे थे। 4,50,000 एक्चुअली क्या हुआ है, जो 31 जैन का मतलब ही तो 1 फेब हो गया ना, मतलब ये जो टाइम पीरियड है इसमें एक्चुअली एक ही दिन का गैप है। तो इसको हम लोग एक साथ, ये जो है ये 4,50,000 जो मैंने यहाँ तक लिखा है ना, इसको अगर हम ऐसे भी करें तो भी तो सही है ना बात। ये देखो इसे अगर हम लोग ऐसे भी कर देते हैं 4,50,000 तो भी बात एक ही जैसा होगा। क्यों? ये यहाँ पर जो अभी तक मेरा जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो टच करवाया था वहां पर पॉइंट कितना था? पॉइंट था ये वाला, डेट था 31
जैन 1990, और ये कौन सा है, ये है 1 फेब। ये देखो अभी तक मेरा लिखा हुआ है, ये देखो 31 जैन और 1 फेब, इसमें तो सिर्फ एक ही दिन का फर्क है ना, बस एक ही दिन का फर्क है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 31 दिसंबर और 1 जैन सेम मान लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी सेम अगर मानेंगे तो ये टाइम पीरियड पूरा ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो ये फिर इसको भी कवर कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक का भी वही टाइम पीरियड है, तो 4,50,000 हो रहा है, पूरा ऐसे ही कवर कर रहा है। तो 4,50,000, तो इसको अगर हम लोग अलग से यहाँ पर डेट ना देके इसी डेट को मान लेते हैं तो फिर वो 4,50,000 हो गया एनुअल टर्नओवर। और यहाँ पर भी देखो अलग से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना है ये कितना है ये सब नहीं कैलकुलेट कर सकते। वैसे ये तो एक ही दिन का है, अगर देखो तो ये तो एक ही दिन का है ना, इसमें अगर हम लोग फर्क नहीं मान रहे तो फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर करना भी है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर सकते हैं ना, ये देखो अगर ये डेट हटा देते, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं ना कि ये और ये डेट एक ही ले लो, स्लैश देके यहाँ पर 31 जैन 1990 लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम डेट। अगर डेट सेम है तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर यहाँ इतना पोर्शन अगर 2,10,000 है तो बाकी पोर्शन कितना होगा, अगर पूरा का पूरा 4,50,000 है तो 4,50,000 माइनस 2,10,000, ड्रॉ के हिसाब से हम लोग निकाल ही सकते हैं, ये पोर्शन 2,40,000 हुआ। लेकिन मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को कि प्रीवियस ईयर के सेल में ट्रेंड ऐड होगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम पीरियड ही तो प्रीवियस ईयर के सेल से रिलेटेड है। अब 2,10,000 पे एक बार ट्रेंड लगाओगे, 2,40,000 पे एक बार ट्रेंड लगाओगे, फिर ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली 4,50,000 पे लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर ट्रेंड हम लोग ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सेल ही तो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, पूरा का पूरा सेल ही तो प्रीवियस ईयर का है, 2,10,000 और 2,40,000 तो पूरे सेल पे ही लगेगा। अब ये अलग अलग लगा लो इंडिविजुअली तो भी जो आंसर आएगा, पूरे पे लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फायर ऑकर होने के बाद का कोई पीरियड तो इसमें आ ही नहीं रहा है। जो 80 हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पर 80 जो आया है वो पूरा प्रीवियस ईयर को ही कवर किया है, वो तो डिपेंड कर रहा है ना कब फायर ऑकर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये 4,50,000 इस पे पूरा लगा लो तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर 80 जो है, यहाँ पर 80 लिखते हैं 4,50,000 प्लस ट्रेंड हो जाएगा 15%, 67,500, 5,17,500 AAT। अब हम लोग स्टेप जो है 2 अब हम लोग कर पाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। एक्चुअल एक्सपेंस 6,700, एक्चुअल एक्सपेंसेस है 6,700, एक्चुअल एक्सपेंस into 80 into GP divided by AAT into GP plus uninsured standing charges। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंस 6,700, ठीक है। अच्छा, AT 5,175, अच्छा 5,17,500। अच्छा, नीचे फिर से 80 6,700 इंटू 5,17,500 प्लस, और यहाँ पर जीपी है, जीपी रेशियो आया था 30%, जीपी रेशियो 30% आया था, हाँ, और प्लस हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। अच्छा, 6,700, हाँ बोलो मैम, 6,700 into 5,17,000 जीपी रेशियो 30% होगा। हाँ, AAT into GP नीचे, हाँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पर, हाँ 5,17,500 इंटू 30%, हाँ ठीक है। अच्छा,
अच्छा, ये सॉल्व करने से आ रहा है 6371 आ रहा है, 6371 अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट 3 में रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो तो 30% है। अच्छा, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना होगा? इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ अलग से नहीं बताया कि 75,000 में से कितना एक सेल हुआ है ये खर्चा करने के लिए, 6,700 खर्चा करने के लिए इसमें से कितना सेल एक्स्ट्रा हुआ है, जो कि नहीं होता अगर हम लोग 6,700 नहीं खर्चा करते। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो फिर रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड क्या लेना पड़ेगा? पूरा 70, हाँ पूरा एक्चुअल सेल्स यानी पूरा 75,000 ले लेंगे, तो 22,500, ठीक है, 22,500। तो ये तो ज्यादा है, ये 6,700 है और ये जो है 6371, तो लोअर क्या हो गया? लोअर विल बी 6371, सबसे कम जो है वो 6371 हो गया। अब हम लोग टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। क्या क्या लॉस है जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब देख लेते हैं क्या क्या डेटा मिलेगा। अच्छा, जीपी रेशियो तो 30% है, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम अभी हम लोगों ने देखा 6371 आया था, और सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ है, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ 450। हाँ 2450। अच्छा 2450, 2450 ये नेगेटिव होगा, और शॉर्ट सेल 1,66,500 था शायद, 1,66,500, 1,66,500 into 30%, 49950 plus 6371 minus 2450, तो 53,871, 53,871 ये हो गया टोटल लॉस, टोटल लॉस। अब क्लेम, तो क्लेम हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस 53,871 डिवाइडेड बाय एएटी इनटू जीपी रेशियो। अच्छा, एएटी कितना है? एएटी है 5,17,500, और इन पॉलिसी वैल्यू है 1,24,200। अच्छा, 1,24,200 इंटू 53,871 डिवाइडेड बाई 517,500 डिवाइडेड बाई 30%, तो 43096.8, 43,096 रुपीज 80 पैसा, ये क्लेम का अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, ये गया क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2006, and as a result, the business was प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31 अगस्त। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो पूरा 6 महीने तक प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1,65,000 हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड, मतलब वो जो एग्रीमेंट होता है ना वहीं पर लिखा हुआ रहता है कि इंडिमनिटी पीरियड 6 मंथ्स है, ठीक है, मतलब इतना दिन भरपाई करने का मौका मिलेगा। तो इंडिमनिटी पीरियड माना जाता है 6 मंथ्स, ठीक है, और डिसलोकेशन पीरियड भी यहाँ पर 6 मंथ्स हुआ है क्योंकि बिजनेस डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था अप टू 31 अगस्त तक। तो पहले ये वाला चीज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखो, इलस्ट्रेशन 19,
1st of March 2006, 31st of August 2006, 31st, हाँ। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, मतलब 1/3/2006 से 31st of August 2006। देखो यहाँ पर डेट दे दिया है, लेकिन अगर डेट नहीं भी दे तो हम लोग को खुद पता है कि डिसलोकेशन पीरियड कब से कब तक का है, ऊपर ऑलरेडी बता के रखा था। तो यहाँ पर अगर ना भी दे तो हमें समझना है कि ये 80,000 कौन से पीरियड का है, तो ये 80,000 यहाँ का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब डिसलोकेशन, कौन से पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग, डिसलोकेशन पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग। तो डिसलोकेशन पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग खुद लिख सकते हैं। ये देखो 1/3/2006 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1/3/2005 से लेके 31st of August 2005, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ डिसलोकेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3/2005 से लेके 31st of August 2005, 2,40,000 का सेल है, 2,40,000 का सेल है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फायर। ठीक है, तो डेट भी बता दिया है 1/3/2005 से लेके 28th of Feb 2006, 1/3/2005 से लेके 28th of Feb 2006 का मतलब है 1st of March 2006, एक ही दिन का तो फर्क है, तो यही वाला डेट हम लोग ले सकते हैं। यहां तक का सेल बताया है 6 लाख, यही तो 80 हो गया। देखो क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज बता रहा है, यही तो 80 हो गया। ये ड्रॉ देख के हम लोग को समझना है कि फायर जिस दिन ऑकर हुआ है उससे लेके अगर हम लोग प्रीवियसली 12 मंथ्स जाते हैं तो वही हमारा एनुअल टर्नओवर होता है। अब क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये एनुअल टर्नओवर है, लेकिन हमें पता है कि ये वाला एनुअल टर्नओवर होता है। इसमें जब हम लोग ट्रेंड एडजस्ट करेंगे तो यही हमारा AAT हो जाएगा। ठीक है, तो 6 लाख। नेट प्रॉफिट बताया है 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, अनइंश्योर्ड 5,000। अच्छा, नेट प्रॉफिट 90,000, नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दो चीज बताया। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60,000 था शायद, 60,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60 और अनइंश्योर्ड 5,000। अच्छा, टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर भी कुछ डेट नहीं बताया है, तो सेल फॉर प्रीवियस ईयर 5 लाख, प्रीवियस ईयर का पूरा सेल है 5 लाख। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, ड्यू टू substantial increase in trade before and up to the time of fire, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of the upward trend in turnover। बोल रहे कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इंक्रीमेंट था बिजनेस में। ठीक है, फायर ऑकर होने के पहले का, इसीलिए माना जा रहा है कि 10% का सेल हो सकता था एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर से। तो ट्रेंड 10% इंक्रीज, ट्रेंड 10% इंक्रीज हो गया। अच्छा, उसके बाद कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर एंड बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर। अच्छा, पहले ये नोट डाउन कर लेते कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया गया था सेल को एज इट इज रखने के कोशिश में। तो ये हो जाएगा 9,300 का इन लोगों ने खर्चा किया ताकि सेल चलते रहे। अब उसके आगे बताया, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। लेकिन अगर हम लोग ये खर्चा नहीं करते तो यहाँ पर सेल हमारा कितना होता, सिर्फ और सिर्फ 55,000 हो सकता था। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड क्या है, यहाँ पर फिर से लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर बताया है कि अगर ये खर्चा नहीं करते द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली 55,000 टर्नओवर, टर्नओवर 55,000 हो सकता था। तो 55,000 हो सकता था, बट हुआ कितना है 80,000। तो कितना रिड्यूस होने से बच गया 25। तो यहाँ पर देखो अलग बता दिया ना लैंग्वेज 25, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, 25,000 बच गया। ठीक है,
तो जैसे उस इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 लाख बता दिया था डायरेक्टली कि 1 लाख रिड्यूस होने से बच गया, यहाँ पर बता रहा है कि 55,000 हो सकता था, लेकिन कितना हुआ है वो हमें पता है, इसका मतलब कितना रिड्यूस हुआ है, 25,000 रिड्यूस होने से बच गया। देयर वाज आल्सो ए सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडिमनिटी पीरियड 2,700 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ फायर। बस इतना ही पता है। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700। क्वेश्चन लगभग सारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस है जो तुम लोग को समझना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ वो स्टेप्स वगैरह ऐसे ही करना है कि शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, सब सेम होगा। शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कितना है, स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा 2,40,000, ऐड कर देंगे ट्रेंड 10%, तो कितना हो जाएगा 24,000, लेस कर दो एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स 55 ना कितना था 80,000, एक्चुअल सेल्स था 80,000, तो 2,40,000 इंटू 10% प्लस इक्वल टू माइनस 80,000, 1,84,000 शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर जीपी रेशियो निकाल लेते हैं और एटी भी निकाल लेते हैं। जीपी रेशियो हो जाता है नेट प्रॉफिट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 और सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये देखो मैंने यहाँ पर अलग से नोट डाउन करके रखा है 5 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 30%, 30% हो गया जीपी रेशियो। अच्छा एएटी कैलकुलेट करना है, तो एएटी कैसे कैलकुलेट करें, पहले एटी देख लेते हैं और उसमें ट्रेंड लगा देंगे। तो एटी कितना है, एटी है 6 लाख, एटी है 6 लाख। अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास कोई डेटा नहीं कि हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर ले, ये पोर्शन कैलकुलेट कर पाए, तो फिर ट्रेंड पूरे में ऐड करना पड़ेगा। जब हमारे पास अलग अलग ईयर का मतलब प्रीवियस और करंट ईयर का मतलब बाइफर्केशन नहीं है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पूरा ट्रेंड जो है पूरा 80 में ही ट्रेंड ऐड कर देंगे, ट्रेंड पूरा का पूरा 80 में ऐड कर देंगे डायरेक्टली। लेकिन जब हमारे पास अलग अलग पार्ट पार्ट करके दिया हुआ रहता है डेटा, तो फिर हम लोग को सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ऐड करना पड़ता है। तो 6,60,000 ये हो गया AAT, ये AT हो गया। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। पॉइंट 1 एक्चुअल एक्सपेंस ये है 9,300, पॉइंट 2 एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT इनटू GP डिवाइडेड बाय AAT इनटू GP प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एक्चुअल एक्सपेंस 9,300, AAT अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये रहा 6,60,000। अच्छा जीपी रेशियो है 30%। अच्छा फिर उसके बाद फिर 6,60,000 इंटू 30% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000, तो ये कितना आ रहा है 6,60,000 इंटू 30% प्लस 5,000, तो ये आ गया 2,03,000, 2,03,000, इसे मेमोरी प्लस कर देते हैं 9,300 इंटू 6,640 इंटू 30%,
डिवाइड MRC इक्वल टू, तो 9071 90,000 सॉरी 9,071 रुपीज। अच्छा, अब .3 में हो जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। अच्छा, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड ये हम लोगों ने देखा है कितना होता है 25,000, तो 25,000 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत होगा हमारा। 25,000 इंटू 30%, $7,500। अच्छा, तो लोअर कितना हो जाएगा 7,500, लोअर विल बी 7,500। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम लेस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो शॉर्ट सेल कितना है, जीपी रेशियो तो 30% है, शॉर्ट सेल है 1,84,000 इंटू 30%, 1,84,000 इंटू 30%। अच्छा, ये हो रहा है 55,200, एडिशनल क्लेम 7,500। अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700। ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल लॉस, टोटल लॉस। तो 55,200 प्लस 7,500 माइनस 2,700, 60,000 टोटल लॉस हो गया 60,000। अब क्लेम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख देते क्लेम, पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो। अच्छा, AAT कितना है, AAT है 6,60,000 और पॉलिसी वैल्यू है 1,65,000। तो 1,65,000 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 6640 डिवाइडेड बाई 30%, 50,000। अच्छा, ये पूरा राउंड अप में आया 50,000। तो 50,000 क्लेम कर ही सकता है क्योंकि टोटल लॉस तो 60,000 है, तो फिर क्लेम तो कम मांग रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000 क्लेम कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन 15th June 2008 in the business house of a company, the working remained disturbed up to 15th of December। तो जून से लेके दिसंबर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 15 से 15 है, ये भी 6 मंथ्स हो रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल, कोई भी सेल ये लोग नहीं कर पा रहा है। द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट कंसिक्वेंशियल लॉसेस फॉर 1,40,000। ठीक है, तो एक पॉलिसी वैल्यू लिया है 1,40,000 का, किस रिगार्डिंग ना लॉस ऑफ प्रॉफिट, एंड ए पीरियड ऑफ 7 मंथ हैज बीन एग्रीड अपॉन एज एन इंडिमनिटी पीरियड। और जो इंडिमनिटी पीरियड है वो 7 मंथ्स है। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो 6 मंथ्स ही लेगी, चाहे भरपाई करने में जितना भी टाइम लगे। एक्चुअली 6 मंथ्स और जो टाइम टेकन है विच एवर इज लोअर होता है, तो वो 6 मंथ्स ही हो जाता है अल्टीमेटली। वैसे यहाँ पर हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मंथ कोई भी हो। An increase of 25% was marked in the current year sales as compared to the last year। मतलब 25% ट्रेंड ज्यादा है,
उसके बाद द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग्स ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो पहले ये सब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। 15 जून को फायर ऑकर हुआ है और 15 दिसंबर तक बिजनेस डिसलोकेटेड हालत में था। पॉलिसी वैल्यू कितने का लिया गया है? 1,40,000, ये दिया हुआ था 1,40,000 का लिया हुआ है पॉलिसी वैल्यू, और 25% का इंक्रीज है, ट्रेंड है 25%, वो भी अपवर्ड ट्रेंड है, 25% अपवर्ड ट्रेंड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंस 2,000, नहीं एडिशनल ये 2,000 क्या था? सेविंग्स था, सेविंग्स ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,000। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 15 जून टू 15 दिसंबर 2008 में 70,000, मतलब ये वाला एक्चुअल सेल्स 70,000। अच्छा, सेल्स फ्रॉम 15 जून 2007 टू 15 दिसंबर 2007, यानी स्टैंडर्ड सेल 2,40,000, स्टैंडर्ड सेल 2,40,000। यहाँ पर डेट हो जाएगा 15 जून, ये 7 हो जाएगा, ये 15 दिसंबर, ये भी 7 हो जाएगा, ये 8 था, ये 7 हो जाएगा, वैसे भी दिया हुआ यहाँ पर। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 80,000, नेट प्रॉफिट है 80,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। अच्छा, उसके बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000। अच्छा, उसके बाद टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6 लाख, और टर्नओवर फॉर 1 ईयर जून 2007 से जून 2008, तो जून 2007 से जून 2008 15 जून, ये वाला, ये टाइम पीरियड ये भी बता दिया है, मतलब 80 हमें बता दिया है, 5,60,000, ये 80 इक्वल टू 5,60,000, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सेल बताया है 6 लाख, बट प्रीवियस ईयर कहाँ पर एंड हो रहा है वो नहीं पता, बिकॉज यहाँ भी डेट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर सेल्स यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लाख। लगभग सेम ही था क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। शॉर्ट सेल, पहले शॉर्ट सेल निकालेंगे। स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल कितना हो जाएगा? 2,40,000 प्लस ट्रेंड 25%, तो 2,40,000 का 25% 60,000, और एक्चुअल सेल्स 70,000। ये हो गया 2,30,000 शॉर्ट सेल। अच्छा, अब जीपी रेशियो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये देखो 80,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, 80,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, और सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर है 6 लाख। 80,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 25%, 25% हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 80, A80, तो 80 कितना है, और उसमें ट्रेंड हमें अप्लाई करना है, तो 80 है
5,60,000। अब यहाँ पर भी देखो सेम ही है, ठीक है, सेम है। तीनों क्वेश्चन लगभग इस मामले में सेम ही था 80 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इंडिविजुअली, ठीक है, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ था, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर हमारा पूरा ये जो 5,60,000 है, और अगर आइडेंटिफाई यहाँ पर हो पा रहा है, देखो वैसे नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, ये पूरा 5,60,000 है, और यहाँ से यहाँ का पोर्शन अगर 2,40,000 है तो बाकी पता चल जाएगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो फिर बात एक ही है, इन दोनों पे हमें ट्रेंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, तो ये इन दोनों पे ट्रेंड लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों पे अगर हम लोग ट्रेंड लगाए, और प्रीवियस अगर मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक भी होता 6 लाख, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर तो कैलकुलेट कर नहीं सकेंगे, हमें पूरा 80 बता दिया है, तो इसी पे हमें ट्रेंड ऐड कर देना है। तो 80 है 5,60,000, और यहाँ पर ट्रेंड ऐड करेंगे, ट्रेंड 25%, 5,60,000 पे 25%, 1,40,000, 7 लाख, AAT 7 लाख हो गया। अब एडिशनल इंश्योरेंस क्लेम, एडिशनल क्लेम देखना पड़ेगा कितना होगा। एक्चुअल एक्सपेंस 0.2, एक्चुअल एक्सपेंस into AAT into GP divided by AAT into GP plus uninsured standing charges, और 0.3 reduction in sales avoided into GP। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंस अभी तक मैंने नोट डाउन नहीं किया, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना था, $12,000। ये देखो एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 है ना, 12,000 लेना पड़ेगा। अच्छा 12,000, AAT आ गया है 7 लाख, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अच्छा GP, GP कितना है, GP है 25%, 7 लाख into 25% प्लस uninsured standing charges, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000 तो अनइंश्योर्ड कैसे निकालेंगे, 1,20,000 अगर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है, और अगर उसमें इंश्योर्ड है 70,000, तो अनइंश्योर्ड कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 50,000। अच्छा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 7 लाख into 25% plus 50,000, 2,25,000, memory plus 12,000 into 7 lakh into 25% divided by MRC equal to, तो 9,333 आ रहा है। अच्छा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, जीपी रेशियो तो 25% है। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड क्वेश्चन में हमें अलग से कुछ नहीं बताया गया था, तो फिर हम लोग 70,000 ही ले लेंगे जो एक्चुअल सेल्स है, क्योंकि हम लोगों ने नोट में तो पढ़ा है ना कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग ये मानेंगे कि पूरा का पूरा सेल ही रिड्यूस हो जाता अगर हम लोग एक्चुअल एक्सपेंस जो है एडिशनल एक्सपेंस नहीं कर पाते। तो ये हो गया 17,500, तो लोअर क्या हो रहा है 933, यही वाला लोअर हो रहा है, लोअर विल बी 9,333। अच्छा अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, तो शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 25% और शॉर्ट सेल हुआ है 2,30,000।
2,30,000 plus additional expense claim 9,333 less savings in insured standing charges. It's a 2,30,000 into 25%, 57,500 plus 9,333 माइनस ये सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 2,000 माइनस 2,000 64,833. अच्छा, अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे. क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू total loss 64,833 AAT 7 lakh into GP ratio 25%. अच्छा, और ये क्लेम ये पॉलिसी वैल्यू ये 1,40,000 है. 1,40,000 1,40,000 into 64,833 divided by 7 lakh divided by 25%. तो 51,866.40 ये आ रहा है. इतने का क्लेम हो जाएगा. अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 20. और कितना बाकी है देख लेते हैं. 21 और 22 21 22 बस ये दो ही बाकी है, जिसमें आई थिंक 21 एकदम एज इट इज ही है. एक मिनट देख लेते हैं. 21 में शायद सेम ही पॉइंट है, पायनियर लिमिटेड. हाँ, ये वाला सेम है. एक बार 22 का एक पॉइंट हम बता देते. देखो यहाँ पर जैसे डेट ऑफ फायर बताया है, इंडिमनिटी पीरियड, ठीक है. देखो 6 मंथ्स हो जो भी हो, उसका असर हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ठीक है. बस हमें पता होना चाहिए कि क्या इंडिमनिटी पीरियड होता है और क्या डिसलोकेशन पीरियड होता है. पीरियड ऑफ डिसरप्शन 1 सितंबर से 1 फरवरी, तो कितना दिन हुआ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, यानी 5 महीना हुआ, क्योंकि फेब का 1 तारीख था. ये देखो डिसरप्टेड 5 महीना हुआ है, लेकिन इंडिमनिटी पीरियड कितना है? 6 मंथ्स, ठीक है. सम इंश्योर्ड दिया हुआ है, यानी पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है. सेल्स वेयर 6 लाख फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 ऑफ मार्च. यहाँ पर बता दिया है स्पेसिफिकली कि 31 ऑफ मार्च को ईयर एंड होगा और सेल्स है 6 लाख. नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 18%, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000. टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड. डिसरप्शन पीरियड का टर्नओवर मतलब कौन सा पीरियड? ये कौन सा सेल है ये बताओ. अगर डिसरप्शन पीरियड का टर्नओवर बता रहा है मतलब ये कौन सा सेल है? इसका नाम क्या है? हाँ, ये वाला हो जाएगा एक्चुअल सेल्स. एक्चुअल सेल्स, ठीक है. ये डिसरप्शन पीरियड का देखो लैंग्वेज हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है. अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन था शायद वर्किंग कैपिटल ऐसा कुछ. ये देखो एनुअल टर्नओवर फॉर ऑफ 12 मंथ्स इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब वही डेट ऑफ फायर से लेके बैक में 12 मंथ्स जाना है. उसका अमाउंट 6,60,000 हमें यहाँ पर बता दिया है. स्टैंडर्ड टर्नओवर दैट इज फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग. स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब स्टैंडर्ड सेल, और वो कब से कब तक का होगा? 1 सितंबर से लेके 1 फेब तक का ही होगा, बस ईयर अलग होगा. 2,25,000. इंक्रीज्ड इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इस पॉइंट के लिए हम ये वाला सम्स बता रहे हैं. इंक्रीज्ड इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे का कैपिटल, बिजनेस को डे टू डे रन करवाने के लिए जो कैपिटल का जरूरत होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल. और जिसका मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. मतलब मेरे पास जितना भी करेंट एसेट है, जैसे नॉर्मली करेंट एसेट में डेटर आता है,
कैश आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और कुछ प्रीपेड वगैरह जो भी करंट एसेट होता है। करंट एसेट कितना है और मेरा करंट लायबिलिटी कितना है, मतलब विद इन 1 ईयर मुझे क्या रिसिप्ट होने वाला है, मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी मेरे पास जो बचेगा उसी से हम बिजनेस रन करवाएंगे, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। तो बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12,000 विद द सेविंग्स ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 4,500 ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड। बोला जा रहा है कि इंक्रीज किया गया है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में 12,000 का, ठीक है, और इस वजह से सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी हुआ है 4,500 का। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। एक्चुअली ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बताया ना, इसका मतलब ही है एडिशनल एक्सपेंस, इसका मतलब ही है एडिशनल एक्सपेंस। तुम लोग पढ़ोगे तो देखो समझ जाओगे। इंक्रीज किया है हम लोगों ने अपना खर्चा, तो उसी को तो बोलेंगे ना एडिशनल एक्सपेंस, मतलब बिजनेस को रन करवाने का तो एक खर्चा है। ऐसा तो नहीं कि बिजनेस ओपन करके हम लोग बैठ गए और सिर्फ पैसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। पैसा सिर्फ आता नहीं है, सेल होगा पैसा तो आएगा, लेकिन खुद को भी तो खर्चा करना पड़ता है, स्टॉक कलेक्ट करो या फिर रेंट वगैरह दो, इलेक्ट्रिसिटी, सारा चीज होता है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को तो पहले एक्सपेंस भी तो अपना करना पड़ेगा, तब जाके उसको कुछ मतलब सेल वगैरह करके प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, देखो हमारा जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल तो एक चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ये लाइन से ही पता चल रहा है, इंक्रीज दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है 12,000, और इस वजह से सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में 4,500, और रिड्यूस हो गया है टर्नओवर। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब टर्नओवर रिड्यूस होने वाला था, वो तो नॉर्मल सा बात है, फायर ऑकर हुआ है तो टर्नओवर तो रिड्यूस होगा ही, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपना वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करवा दिया तो वो रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड होके 30,000 हुआ है, ठीक है। कितना अवॉइड हुआ है 30,000, और यहाँ पर एक्चुअल सेल्स अगर क्वेश्चन में देखो तो वो था 67,500, और हम लोग को ये बताया गया है नोट में हमेशा कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम लोग एक्चुअल सेल्स को ही ले लेंगे। इसका मतलब है हम लोग मानेंगे कि पूरा का पूरा सेल ही हमारा नहीं हो पाता अगर हम लोग ये खर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब टर्नओवर यानी सेल जो रिड्यूस होने वाला था वो कितने रुपीस का अवॉइडेड हो गया, मतलब कितना हम लोग अपना सेल रिड्यूस होते हुए बचा लिए, दैट इज 30,000। तो यहाँ पर जो तुम लोग 3 पॉइंट लिखते हो ना, रिड्यूस टर्नओवर, जो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, वहां पर ये 30,000 आएगा। और स्पेशल क्लॉज स्टिपुलेटेड, कुछ स्पेशल चीज बताया गया है। एक तो जीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है, ये इंश्योरेंस कंपनी मान के इंश्योरेंस क्लेम देगी, यानी जीपी रेशियो जो भी आएगा उसमें +2% हमें करना पड़ेगा। और इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल जो भी हो, ये 10% करके इंक्रीज होगा, ये चीज यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये मैंने बहुत सारा ही करवा दिया, सिमिलर टाइप का भी करवाया ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस हो, ताकि तुम लोग टर्म्स के साथ थोड़ा मतलब एडप्टेड हो जाओ, इसीलिए मैंने ये सब करवाया। तो देखो जिसमें 21 बस 2 ही बाकी है, जिसमें 21 ना एकदम एज इट इज है, जैसे हम लोग पहले का इतना सारा क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का है, और 22 भी सेम है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ और लैंग्वेज है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल ये सब। तो ये तो हम होमवर्क देते हैं, ये तो तुम लोग कंप्लीट करो, नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगर तुम लोग से ये नहीं होगा तो हम बता देंगे, लेकिन कोशिश जरूर करना, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा चीज किया, तो खुद से लिखोगे तभी तुम लोग समझ पाओगे कि तुम लोग को स्टेप्स याद रह रहा है नहीं रह रहा है, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और हम क्लास में फिर आंसर पूछेंगे तुम लोगों से, ठीक है, कि शॉर्ट सेल का आंसर क्या आया, या फिर फाइनल आंसर पूछ लेंगे, एक ही बात है, अगर पूरा ठीक करोगे तो फाइनल आंसर तो सही बता ही दोगे। तो ये दोनों हम होमवर्क देते हैं, ये हम नहीं करवा रहे क्योंकि है तो टॉपिक एक ही जैसा, फिर मोनोटोनस हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट दिन ये चेक करेंगे और नया टॉपिक करेंगे। मैम इंक्रीज जो है टर्नओवर में वो क्या ट्रेंड है लास्ट में जो था, अच्छा रुको देख लेते हैं, सबसे लास्ट में। अच्छा इंक्रीज इन टर्न, हाँ इंक्रीज इन टर्नओवर ये ट्रेंड है 10%, मतलब स्टैंडर्ड और एनुअल के अंदर बता रहा है कि 10% का ट्रेंड है। समझ गया। अच्छा तो तुम लोग ये एक बार करके देखना, मतलब करके देखना ही है ये, और हम नहीं करवाएंगे, तुम लोग करके देखो और मुझे बताओ हो रहा है कि नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, तभी हम मुझे समझ में आएगा ना कि तुम लोगों ने सीखा है कि नहीं।